इन्होंने इस कदर आसान तरीका बल्कि कोड इस्तेमाल करके इसकी डी कोडिंग को और मुश्किल बना दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि रॉ या ब्लैक कैट्स वाले अपने आदमियों की बाद अज शनाख्त के लिए ऐसा बचकाना तरीका इस्तेमाल करेंगे। यह बताओ कि अबरार का नाम क्या है? मैंने अपने दफ्तर में सीताकांत का नाम दरियाफ्त करते ही तुम्हें फ़ोन किया है। अभी उसकी बारी नहीं आई, वो होश में आ चुका है। अब मैं उसकी तरफ जाऊंगा और उसके कपड़े उतरवा दूंगा। मैंने तेजी से गौर किया। इस वक्त ले दे के एक शिकार हमारी गिरफ्त में रह गया था। उसे ज़रा भी मिस गाइड किया जाता तो मालूमात हासिल करने का एक मोतबर जरिया हमारे हाथों से निकल सकता था। मैंने माउथपीस में कहा, मेरी रात तो काली हो ही गई, मैं आ रहा हूँ। मेरे पहुंचने से पहले उसे ना छेड़ना। तुम आ जाओ तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। उसकी आवाज़ में मुसर्रत थी। उसे मेरी तजवीज़ का बुरा नहीं माना था। यह बताओ कि तुम्हारी CSD तो सही काम कर रही है ना? मैंने चौंक कर पूछा। बिल्कुल, वो इस वक्त भी ऑन है। क्या तुमको इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है? मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। स्टेशन 4 पहुंचने के बाद कोई फैसला हो सकेगा। तुम्हारी दूसरी खबर क्या है? तुम्हारी यह बात मेरे दिल में चुभ गई थी कि कहीं मेरे किसी आदमी ने सीता को पनाह ना दे दी हो। बात समझ में आने वाली थी कि एक खूबसूरत और बेलिबास लड़की के 1000 हमदर्द पैदा हो सकते हैं। मैंने यहाँ आते ही स्टेशन 4 का हर कोना और कमरा हत्ता के कबाड़ खाना तक छान मारा है। सीता यहाँ नहीं है। मेरी बातों को अपने दिल पर ना लिया करो। वो बात मैं रवानी में कहता चला गया था। मुझे पक्का शुबा होता तो मैं खुद तुम्हारे साथ क्या होता। शायद सीता के नाम और कोड का मसला जल्द हल हो जाता। कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अब आ रहा हूँ। उससे बात खत्म करके मैंने खामोशी और आहिस्तगी से बिस्तर छोड़ दिया। मैं गजाला की बेखबरी में निकल जाने का इरादा कर चुका था। मैं कपड़े तब्दील कर रहा था तो एक मरतबा फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने तेज़ी से रिसीवर उठा लिया। मैं हैरान था कि अव्वल खान को दोबारा फ़ोन करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। कहीं अबरार के साथ भी कोई वाक़या पेश ना आ गया हो। अभी किसका फ़ोन आया था? मैं वीरा का वो सवाल सुनकर हैरान रह गया। तुम इस वक्त कहाँ से फ़ोन कर रही हो? मैंने कदर दुरुस्त लहजा में पूछा। ज़्यादा बहकने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने ड्राइंग रूम वाली लाइन से 112 मिलाकर घंटी बजाई है। ओह, ये मेरे लिए नई इतला है। इस तरह तो 2 लाइनों को इंटरकॉम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बस हर बार एक कॉल लग जाएगी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अव्वल खान का फ़ोन था। मैं स्टेशन 4 जा रहा हूँ, मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। बस मैं भी 2 मिनट में तैयार हो रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उसके जाने से कोई फ़ायदा नहीं था तो नुकसान भी नहीं था। मैंने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मैं चंद मिनट में तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो वीरा सुल्तान शाह के साथ ड्राइंग रूम में मेरी मुंतज़िर थी। वीरा के चेहरे पर महज बेख्वाबी की करानी के आसार थे। सुल्तान शाह की सुर्ख आंखें वीरा की ज्यादती की चुगली खा रही थी। उसे सुल्तान शाह को गहरी नींद से उठाया था। नींद खराब होने की वजह से वो झुंझलाया हुआ था। मुझे देखते ही फट पड़ा। स्टेशन 4 पर क्या क़यामत आ गई जो तुम्हारा इस वक्त वहां जाना जरूरी है? अपने कमरे में जाओ और दोबारा सो जाओ, मैंने उसे घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा। घर में किसी न किसी को मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि हमारी गुमशुदगी की सूरत में तलाश में कोई दुश्वारी ना हो। मेरे तेवर देखकर सुल्तान शाह की तेवरियों के बल्ब फौरी तौर पर दूर हो गए। मेरे लहजे की दुरुस्ती की बना पर उसने मुझसे कोई सवाल तक नहीं किया और हम दोनों घर से रवाना हो गए। अव्वल खान ने खुश दिली से हम दोनों का इस्तकबाल किया। वीरा को मेरे साथ देखकर उसे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ था। मेरे वहाँ पर उसने फौरी तौर पर अपनी जगह छोड़ दी और हम दोनों वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी रहनुमाई में अबरार के सेल की तरफ चल दिए। मुझे अव्वल खान से जो कुछ मालूम हुआ था वो मैंने रास्ते में वीरा को बता दिया था, ताकि वो बेखबरी में किसी हमाकत का इर्तिकाब न कर बैठे। उसने होश में आने के बाद कुछ ओदम मचाया मगर फिर पुरसकून हो गया। अभी तक इसे सिर्फ एक बार पानी दिया गया है, अव्वल खान ने कहा। खतरनाक मुजरिमों का सुकून भी खतरनाक होता है, देखते हैं कि वो अब क्या बोलता है, मैंने कहा। इसके सेल के बाहर 2 मुसल्ला निगरान मौजूद थे। STF वाले एक शख्स ने जूं ही दरवाजे की कुंडी खोली, पुरानी तर्ज के दरवाजे की दोनों पट किसी ने अंदर की तरफ खींच कर खोल दिए। खुले हुए दरवाजे के सामने अबरार हमारे मद्दे मुकाबिल सीना ताने खड़ा था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी और वहीं मरकूज होकर रखी। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मेरे मुकद्दर की गर्दिश मुझे यहाँ ले आई है, मगर वक्त मेरा साथ जरूर देगा। उसने दोनों हाथ सीने पर रखकर अपने बाजू दबाते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा, पीछे हटो वरना मार खाओगे, मैंने सख्ती से कहा। मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया था। उसके कदमों में कोई जुम्बिश नहीं हुई तो मैंने वीरा को कोहनी मारी। वो अचानक अपनी जगह से फिजा में उछली और उसके दोनों जूते पूरी कुव्वत से अबरार के सीने पर पड़े और वो एक दबी दबी कराह के साथ पीछे उलट गया। वीरा उसके ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ अपने कदमों पर खड़ी हो गई थी। रास्ता बन गया था। हम दोनों भी कमरे में दाखिल हो गए। अबरार घुटे हुए जिस्म का मालिक और खासा सख्त जान था। धीरे धीरे वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। मजर खान, तुम मुझसे मार पीट कर सकते हो, मुझे जान से मार सकते हो,
मगर ये याद रखना कि अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। पूरी दिल्ली को मालूम हो चुका है कि तुम ही डैनी हो। ये नाम मेरे बड़ों को शुरू से पसंद नहीं है। तुम मेरा नाम जानते हो तो अब अपना भी तारुफ करवा दो। मैंने सख्ती से मुतालबा किया। मुझे हैरत हुई थी कि उसने कोई आर मोड़ इख्तियार करने की बजाय खुद ही दिल्ली का जिक्र शुरू कर दिया था। ये उसका बहुत बड़ा एतराफ़ था। शायद इस तरह वो गैर ज़रूरी मारपीट और तशद्दुद से बचना चाह रहा था। मेरा नाम अबरार अहमद है। यह बात तुम होटल के काउंटर से भी चेक कर सकते हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर की। दिल्ली वाले किसी अबरार अहमद को यहाँ नहीं भेज सकते, मैंने जहरीले लहजे में कहा। शराफत से अपने बारे में नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे साथ दूसरे तरीके आजमाने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम दूसरे तरीके इख्तियार करो या तीसरे। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया है। मुझे मालूम है कि मैं बाजी हार चुका हूँ। इसका हिसाब कोई और चुकाएगा। वो मौत पर खौफजदा था और ना ही जिंदगी की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। उसे कुछ उगलवाना जुए शीर लाने से कम नहीं था। अपने साथी के बारे में तुम क्या कहते हो? मैंने उससे अगला सवाल किया। दिल्ली का हवाला देकर तुम ये साबित कर चुके हो कि तुम्हारा ताल्लुक इंडियन सीक्रेट सर्विस के किसी इदारे से है। हमारी इतला के मुताबिक वहां से मुझे मारने के लिए एक मर्द और एक लड़की को भेजा गया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुमको कोई इतला मिली है तो उसे तलाश करो, उसने टटाई से जवाब दिया। तुमने मेरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब नहीं दिया, मैंने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। इसका जवाब तुम्हारे सवाल में मौजूद था। तुमको यह बताना जरूरी था ताकि तुम मुझे मारने के बाद मेरी लाश भारत भिजवा सको और वहां मेरा क्रियाक्रम हो सके। जिंदगी में हमारी दुश्मनी है, लेकिन मैंने सुना है कि मुसलमान किसी मुर्दे की बेहुरमती नहीं करते। मुसलमानों का क्रियाक्रम नहीं होता, इनकी तदफीन होती है। मैंने आस्तीन समेटते हुए जहरीले लहजे में उसे बताया। अब शराफत से अपना नाम बता दो वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि रवानी में वो एक मुतजाद बात कह गया था, मगर उसने फौरन ही संभाला ले लिया और बोला, जो बातें तुमको मालूम हैं इनके बारे में मुझ पर दबाव न डालो। मुझे जो कुछ बताना या कहना था वो मैं कह चुका हूँ। मैंने बढ़कर उसके मुंह पर उल्टे हाथ का एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और वो लड़खड़ा गया। वो संभला तो उसके धाने के सिरे से खून की हल्की सी लकीर नमूदार हो रही थी। यह तुमने अच्छा नहीं किया, उसने अपना रुखसार सहलाते हुए भराई हुई आवाज में कहा। मारपीट बाजारी गुंडों का शेवा है। यह हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। तुम अपनी मौत के लिए शायद ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हो, मगर यह याद रखना कि वो अभी बहुत दूर है। तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस किस से राब्ते में थे। तुमने जुबान नहीं खोली तो मरने से पहले तुम बार बार मरने की आरजू करते रहोगे, मगर जिंदा रहोगे। मैंने सफाकाना लहजे में उसे धमकी दी। इस बार उसकी आंखों में तशवीश के साए लहराने लगे। फिर वो बोला, तुम जानते हो कि तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकेगा। तुम ठहरो। मुझे बढ़ते देखकर एकदम वीरा बोल पड़ी। मैं भी इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। वो इस पर अपना पहला वार कर चुकी थी। मैंने सारी हिलाकर उसे इशारा किया और अगले हिला में वीरा ने फुर्ती से पेशकदमी करके उसके बाएं जबड़े पर जोरदार मुक्का रसीद करने की कोशिश की। वो झुकाई देकर खुद को इस वार से बचा गया और वीरा अपने ही कदमों पर घूम कर रह गई। अबरार के तेवरों से जाहिर हो रहा था कि वो बॉक्सिंग में महारत रखता था, लेकिन उसे वीरा के मार्शल आर्ट्स के कमालात का सही इदराक नहीं था। वो वीरा के मुक्के से जरूर बच गया, लेकिन वीरा की घूमती हुई लाश से महफूज नहीं रह सका। वो मुक्के से बचने के चक्कर में नीचे झुका हुआ था, इसलिए वीरा के लात ने उसके सीने के साथ चेहरे को भी मजरूह कर दिया। वो गुर्राता हुआ एक तरफ लुढ़क गया। उसने बहुत फुर्ती के साथ उठने की कोशिश की थी, मगर वीरा उसे कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अबरार के संभलने से पहले उसके सर पर सवार होकर उसे लातों और ठोकरों पर रख लिया। वीरा की इन ताबड़तोड़ हमलों ने उसे हवास बाख्ता कर दिया था। इब्तदा में वो खुद को वीरा की मार से बचाने की कोशिशें करता रहा और नाकामी के बाद उसने वीरा की टांग पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वो किसी तरह उसे फर्श पर गिराने के लिए कोशां था ताकि उसके हमलों का तसलसल तोड़कर खुद संभाला ले सके। वीरा इस वक्त किसी छल्लावे की तरह हरकत में आई हुई थी। उसकी लातें इतनी तेजी और कुव्वत से गर्दिश कर रही थीं कि अबरार पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने में नाकाम रहा था। काफी देर तक यकतरफा मार खाने के बाद आखिरकार उसका दाव चल गया। वीरा का बायां पैर अबरार की गिरफ्त में आ गया और वीरा लड़खड़ा कर फर्श पर ढेर होगी। अबरार ने उछलकर उसके सीने पर सवार होना चाहा। वीरा उसका इरादा भांप कर बरवक्त एक तरफ लुढ़क गई और वो अपने जोर में दोबारा फर्श पर गिर गया। वो इन दोनों के सख्त जानी का एक कड़ा मुकाबला था। एक हरीफ पिट रहा था, दूसरा मार रहा था, मगर दोनों ही हाँपने लगे थे। इस बार वीरा ज्यादा फुर्ती नहीं दिखा सकी। वो दोनों तकरीबन एक साथ फर्श से उठे और खूंखार अंदाज में एक दूसरे के सामने जम गए। अबरार की पेशानी पर चमकते हुए पुराने जख्म के निशान के इर्द गिर्द मुतअद्दिद खून आलूद जख्म नमूदार हो चुके थे। वीरा का चेहरा इस वक्त तक बिल्कुल महफूज था। वो दोनों मशाक मुक्केबाजों की तरह एक दूसरे का जबड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
मगर दोनों का हर वार अपने हरीफ की कलाइयों पर जाया हो रहा था। खासी मार खा लेने के बाद अबरार को संभल कर अपना दिफा करने का मौका मिल गया था। मुक्केबाजी करते करते अचानक अबरार बहुत तेजी से अपनी हथेलियां फर्श पर टेक कर कोहलुओं के बल फर्श पर बैठा और उसे पूरी कुव्वत से अपनी बाईं लात चला थी। वीरा को खतरनाक अड़ंगा लगा और वो सुरीली चीख मारती हुई नीचे गिर गई। मैं अपनी जगह पर बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। इस बार अबरार वीरा पर गालिब आता हुआ नजर आ रहा था। मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। अबरार ने वीरा के हाथों बहुत मार खाई थी। वो अपना अकलौता मौका जाया नहीं कर सकता था। वो अपनी जगह से उछला और वहशियाना अंदाज में वीरा पर जा पड़ा। उसके बोझ तले दबकर वीरा बेसाख्ता चीख पड़ी। अबरार उसकी गर्दन और टांगों में हाथ देकर उसे बेबस करने के चक्कर में था। बहुत ज्यादा मार खा लेने के बावजूद अबरार का सांस नहीं टूटा था। इस बार वो वीरा से अपना पूरा हिसाब बेबाक कर सकता था। वीरा को उसके चुंगल से बचाने के लिए मेरी मुदाखलत जरूरी हो गई थी। इसी लम्हे वीरा ने उसके साथ न जाने क्या हरकत की तो अपने पूरे वजूद के साथ वीरा के जिस्म से कई इंच ऊपर फिजा में उछल गया। यूं महसूस हुआ था जैसे वीरा के बदन में यकायक स्प्रिंग निकल आए हैं जिन्होंने दुश्मन को ऊपर उछाल दिया हो। वीरा बहुत फुर्ती से एक तरफ निकल गई और अबरार दूसरी मर्तबा फर्श पर गिर गया। वीरा अपनी टांगें खोलकर किसी शह सवार की तरह अबरार की पुश्त पर सवार हो गई और उसके बाल पकड़कर बेरहमी से उसकी पेशानी को बार बार फर्श से टकराना शुरू कर दिया। मुझे दिल ही दिल में एतराफ़ करना पड़ा कि अबरार दलेर और बेखौफ दुश्मन था। वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा था, लेकिन पेशानी की मुसलसल ज़रबात ने जरा सी देर में उसे बेहाल कर दिया। उसकी उर्राहटें बतदरीज बेसाख्ता चीखों में बदल गईं। वीरा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अबरार भी निढाल हो चुका था। अव्वल खान ने बढ़कर वीरा का बाजू थामा और नरमी के साथ उसे अबरार की पुश्त से उतार लिया। वो इसी हालत में फर्श पर ओंधा पड़ा कराता रहा, यह कमीना आदमी है, इसे मैं अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करूंगी। वीरा हाँफते हुए गुस्से में बोली। समझ रहा था कि मैं औरत हूं और ये अपनी हरकतों से मुझे परेशान कर देगा। अब तुम जाकर आराम करो। मैंने उसकी बात काट कर आंख से इशारा करते हुए कहा, हम इसे बरहना करके इसके जख्मों पर नमक पाशी करेंगे। देखते हैं कि यह कब तक सख्त जानी का मुजाहरा करता है। जरा सी देर में इसके सारे कसबल निकल जाएंगे। वीरा को इल्म था कि सीता की तरह अबरार की शनाख्त भी इसके जेर जामे में लगे हुए टैग से हो सकेगी। वो कुछ कहे बगैर सेल से निकल गई। अव्वल खान ने अपने दोनों आदमियों को अंदर बुलाकर हदायत दी। उनमें से एक नमक और पिसी हुई मिर्चों का सफूफ लेने चला गया, दूसरा अबरार की तरफ मुतवज्जा हो गया। अबरार जख्मी होने के बावजूद मुजाहमत पर तुल गया। अव्वल खान के एमा पर अबरार की कमीज फाड़ कर उसका बदन से अलग कर दी गई। इस दौरान में दूसरा आदमी कैंप के मेज से पिसी हुई मिर्चों और नमक की शीशियां ले आया। वह शाह अव्वल खान के हवाले करके वो भी अपने साथी के साथ शामिल हो गया। ऊपरी धड़ बरहना हो जाने के बाद अबरार के मुजाहमत ने वहशियाना रंग इख्तियार कर लिया, लेकिन उसकी एक न चल सकी। जरा सी देर में उसके बदन से हर धज्जी अलग कर दी गई और वह फर्श पर अकड़ों बैठकर हम सबको गालियां बकने लगा। उसकी पुश्त हमारी तरफ थी तो अपने घुटनों में सर दिए दीवार से लगा बैठा था। हजियानी गालियां उसके आसाब की टूट फूट की पहली अलामत थी। वो हमारी तरफ से गाफिल था। मैंने चुटकी से उसका जेर जामा उठाया तो अलास्टी के साथ ही मुझे एक टैग नजर आ गया। उसको पढ़ने का तरीका मुझे मालूम हो चुका था। उसके रो से उस शख्स का नाम गोपाल राज और कोड BC 110 था। मैंने नायलून का वो मजबूत जेर जामा दोबारा फर्श पर फेंक दिया। अब श्री गोपाल राज के जख्मों में नमक मिर्च भर दो ताकि इनका दिमाग कुछ काम कर सके। मैंने उसे सुनाने के लिए कहा। मेरी जुबान से अपना नाम सुनकर वो यूं उछला जैसे उसे अचानक किसी बिच्छू ने काट लिया हो। उसने पलटकर तहय्युर ज़दा नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर उसकी नजरें फर्श पर पड़े हुए कपड़ों पर मरकूज हो गईं। मेरी से एक फिक्र ने उसके चेहरे से हौसले और हिम्मत की हर अलामत रुखसत कर दी थी। अब मुझे कपड़े पहन लेने दो, उसने ढीली और नरम आवाज में कहा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बारे में तुम इतना जान चुके होगे। मैंने ठोकर से पतलून उसकी तरफ उछाल दी। बस ये पहन लो, इसके बाद नमक पाशी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये बर्बरियत है। वह उजलत में पतलून पहनते हुए बुड़बड़ाया। मेरे बारे में तुम जान चुके हो, अब क्या सुनना चाहते हो? तुम्हारे राब्ते क्या हैं? यहाँ कौन कौन तुम्हारी मदद कर रहा था? मैंने उसे घूरते हुए सर्द लहजे में पूछा। कोई नहीं, हम जहाँ जाते हैं अपने तौर पर काम करने के रास्ते निकालते हैं। गोपाल अपने चेहरे के जख्मों को सहलाते हुए बोला। हमसे तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने जारहाना अंदाज में सवाल किया। मैं अपने शोबे की बात कर रहा था। हम राह का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा काम करने का अंदाज जुला है। हम मुतहर्रिक रहते हैं, अपना मिशन पूरा करते हैं और तेजी से वापस लौट जाते हैं। तुम्हारे शोबे का क्या नाम है? मैं उसकी जुबान से अपने अंदाजे की तायीद सुनना चाहता था। ब्लैक कैट्स। उसके होंठों से सरसराती हुई शिकस्त खोरदा आवाज उभरी।
उसने किसी जंगी कैदी की तरह अपनी पूरी शनाख्त जाहिर कर दी थी। मेरी और अव्वल खान की निगाहें चार हुईं। वो यकायक मुतमईन और आसूदा नजर आने लगा। अब अपने राबतों की तरफ आ जाओ, मैंने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। उसकी आवाज में दोबारा हट थर्मी औद कर आई। मैंने अंदाजा लगाया कि वो बदस्तूर अपनी जुबान बंद रखने पर तुला हुआ था। उसने हमें सिर्फ इतना ही बताया था जो हम उसके जेरे जामे में लगे हुए टैग के जरिए मालूम कर चुके थे या कर सकते थे। उसके नंबर के साथ BC के हरूफ वाज़े तौर पर ब्लैक कैट्स की निशानदही कर रहे थे। वो बात उसने आसानी से उगल दी थी। इससे आगे वो आसानी से काबू में आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपना काम शुरू कर दूं, मैंने इशारे के मुंतजिर आदमी को हदायत दी। वो दोनों गोपाल पर टूट पड़े। वो मुजामत पर तुला हुआ था। खुले हुए जख्म सिर्फ उसके चेहरे पर थे। जबरी नमक पाशी का नतीजा ये हुआ कि उसकी आंखें भी मुतासर हो गईं। उसने किसी भड़के हुए भेड़िए की तरह उछल उछल कर पूरी कुव्वत से चीखना शुरू कर दिया। रात के गहरे सन्नाटे में वो चीखें दूर दूर तक सुनी गई होंगी। चंद सानियों में वीरा भी तमाशा देखने के लिए लौट आई। वो अव्वल खान के दफ्तर के करीब वाक़े वाशरूम में मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो चुकी थी। आते ही उसकी नजरें गोपाल की पटी हुई कमीज, पुनियान और जेर जामे पर पड़ी और वो पूरी बात समझ गई, मगर उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। नमक और मिर्चों की जलन के नतीजे में गोपाल ने गालियां बकना शुरू कर दी। वीरा ने लपक कर उसकी पुष्ट पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। वो बलबला उठा। वीरा शायद उसकी मजीद तवाज़े करती, मगर हमने उसे वापस बुला लिया और फिर हम तीनों उस सेल से बाहर निकल आए। गोपाल बहुत ढीठ और सख्त जान है, ये मुश्किल ही से जुबान खोलेगा। अव्वल खान बुड़बुड़ाया। इस पर सही काम हो रहा है, जल्दी नतीजा सामने आ जाएगा। वीरा बेपरवाही से बोली, जरा मुझे वो कमरा तो दिखाओ जिसके रोशनदान से सीता निकल कर फरार हुई है। अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो इतने ऊंचे रोशनदान की सलाखें उखाड़ कर कैसे भाग गई। आओ, अव्वल खान ने कहा और अंधेरे में एक तरफ हो लिया। STF वाले बिजली के गैर जरूरी इस्तेमाल के आदी नहीं थे। इस कमरे के इर्द गिर्द गहरे अंधेरे का राज था। अव्वल खान दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फिर उसने बटन दबाकर अंदर का अकलौता बल्ब रोशन कर दिया। गोपाल के सेल के बरक्स वो कमरा अस्तबल की तरह मुस्ततील था। कमरे की चौड़ाई के मुकाबले में इसकी गहराई ज्यादा थी। अकबी दीवार में लगा हुआ सलाखों से महरूम चौकोर रोशनदान नुमाया था। वीरा ने एक नजर उसका जायजा लिया और बोली, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। यहाँ से फरार होने का बेहतरीन मौका मुयस्सर था। उसने पहली फुर्सत में इससे फायदा उठाया और रोशनदान से निकलकर बाहर फैले हुए अंधेरे में गायब हो गई। मगर वो रोशनदान तक कैसे पहुंची? अव्वल खान ने पूछा। तुम देख रही हो कि कमरा बिल्कुल बेसरो सामान है। अभी बताती हूँ। उसने ये कहकर अपने पैरों से जूते उतार दिए। फिजा में गोपाल की आवाजें बदस्तूर गूंज रही थीं। वो बेतुका कमरा बमुश्किल 7-8 फुट चौड़ा और तकरीबन 14 फुट गहरा रहा होगा। वीरा ने दरवाजे के पास खड़े खड़े रोशनदान का जायजा लिया और फिर पूरी कुव्वत से दौड़ लगा दी। अकबी दीवार से जरा पहले उसने फिजा में जकंद लगाई और रोशनदान की चौबी चौखट का निचला हिस्सा मजबूती से पकड़कर झूल गई। लम्हा भर के लिए उसने अपना तवाजुन दुरुस्त किया और फिर दीवार पर पैर टिकाकर अपने पूरे वजूद को ऊपर उठाती हुई आखिरकार रोशनदान के खला में दाखिल होने में कामयाब होगी। वीरा भी आफत की परकाला है, अव्वल खान ने मुझसे सताइशी लहजा में कहा। सीता के फरार का इससे बेहतर क्या अमली मुजाहरा हो सकता है? मैंने दोनों दीवारों के दरमियानी फासले और जस्त के इम्कान पर ध्यान ही नहीं दिया था। वीरा ने किसी तरबियत याफ्ता बंदरिया की तरह सारा मुहम्मा हल कर दिया। ब्लैक कैट्स भी हर घर ताक होते हैं। तुमने देखा नहीं कि गोपाल कितना अच्छा बॉक्सर है?